Hello, good evening everyone. Myself is Sandeep Mishra and since 4 years I'm teaching for GATE, ESE, SSCJE examination and today we'll discuss about vector calculus. Vector calculus and welcome to स्टेप अप एजुकेशन। तो इसको हम लोग कंटिन्यू आज करने वाले हैं। बेसिक्स हमने एक वीडियो में बना चुका है। बेसिक्स जो है वेक्टर का वो आप 11-12 लेवल से देखे होंगे। थोड़ा बहुत जो डाउट है हम उसके लिए एक और वीडियो अपलोड कर देंगे। बाकी आप वेक्टर कैलकुलस से ही हम आज सीधा स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलस में जैसे आपने पढ़ा था ना सारा कुछ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, वही सारे कुछ हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। बट यहाँ पे फंक्शन आपका वेक्टर का रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसमें भी हम पहले देख लेते हैं सम बेसिक टर्म्स। सम बेसिक टर्म्स जैसे मान लीजिए आपको दे देगा एक बेसिक टर्म है डेल ऑपरेटर या नेबला, या इसको ये नेबला ऑपरेटर भी बोल सकते हो। नेबला डेल ऑपरेटर और नेबला ऑपरेटर, इसका क्या क्या जो नाम है ना सारा नाम हम यहाँ पे देख लेंगे। डेल ऑपरेटर, नेबला ऑपरेटर, एक मिनट, नेबला ऑपरेटर या और जो टर्म्स है वो आएगा हैमिल्टन ऑपरेटर। ये सारे ये जो ऑपरेटर है इसको कैसे डिनोट करते हैं और कैसा होता है ये देखा जाए। तो देखो, इट इज डिनोटेड एज डेल्टा। इसी को डेल्टा ऑपरेटर बोल सकते हो, नेबला ऑपरेटर बोल सकते हो, हैमिल्टन ऑपरेटर भी बोलते हैं। अब ये डेल्टा का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है आई दो बाई दो एक्स प्लस आपका आ जाएगा ये जे दो बाई दो वाई प्लस में आएगा के, यहाँ पे दो बाई दो जेड। देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे कोई डेल्टा है, इस डेल्टा का मतलब होता है कि ये x का पार्शियल डिफरेंशिएशन जो करेंगे वो i कंपोनेंट होगा का पार्ट होगा, और j कंपोनेंट का जो पार्ट होगा उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, और z कंपोनेंट जो है z डायरेक्शन का जो है k कंपोनेंट का पार्शियल डिफरेंशिएशन z डायरेक्शन में करेंगे। आपने बचपन से पढ़ा आ रहा है कि ये अगर x है, सपोज ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z है, x y z। इसका कंपोनेंट i होता है, इसका कंपोनेंट j होता है और इसका कंपोनेंट k होता है। ऐसा आपने पढ़ा है। वही i j k ये तीन डायरेक्शन में वेक्टर है। इसका अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो उसी को डेल से डिनोट करते हैं। इसको नेबला ऑपरेटर भी बोलते हैं, हैमिल्टन ऑपरेटर बोलते हैं या डेल ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये डेल्टा का मतलब यही है। किसी फंक्शन में डेल ऐसा लिखा है मतलब उसका ये टर्म उससे अटैच है। ठीक है, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो ये तो अभी बेसिक देखते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएंगे आप। यहाँ तो जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूं। ठीक है, तो एक आएगा उसके बाद लैपलेसियन ऑपरेटर। लैपलेसियन ऑपरेटर लैपलेसियन ऑपरेटर
ये क्या है भाई, इसको देखा जाए। देखो यही डेल्टा जो है ना, इसका स्क्वायर जो होता है इसी को बोलते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर। और इसका मतलब ये है कि ये है आपका डेल डॉट डेल, डेल इंटू डेल कर दो, ये डेल्टा स्क्वायर है और इसी को बोलते हैं लैप्लेसियन ऑपरेटर। या इसको बोलोगे कैसा, ये इस फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो इसका जो डेल्टा का स्क्वायर अब करोगे तो देखो क्या हो जाएगा। जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर, एक मिनट जस्ट, हाँ ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। प्लस में ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा वाई स्क्वायर, प्लस में आएगा डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा जेड स्क्वायर। इसी को बोलते हैं डेल्टा स्क्वायर, को ऐसे डिनोट किया जाता है। ये तो हो गया लैप्लेसियन ऑपरेटर। अब बात कर लेते हैं कि लैप्लेसियन इक्वेशन क्या होता है या लैपलस इक्वेशन क्या होता है। लैपलस इक्वेशन, देखो लैपलस इक्वेशन मतलब ये, जैसे मान लो ये फंक्शन, ये ऑपरेटर है, इसी का जो फंक्शन लैपलस का जो ऑपरेटर वाला फंक्शन है वही क्या हो जाएगा आपका लैपलस इक्वेशन। मतलब डेल्टा स्क्वायर फाई, फाई इसी के साथ कोई फंक्शन अटैच कर दिया तो आपका हो गया क्या, ये लैपलस इक्वेशन। समझे, लैपलस इक्वेशन। अब फाई क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे देखा जाए कोई फाई जो है वो आपका, चलो फाई ही पहले रखते हैं, ये भी एक्स वाई जेड का ही फंक्शन होता है एक्चुअल में, बट इसको ऐसे लिख सकते हैं लैपलस इक्वेशन को। जैसे हो गया डेल्टा स्क्वायर, ये देखो ऑपरेटर था और साथ में फाई लगा दो, डेल्टा स्क्वायर फाई बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, प्लस में डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा वाई स्क्वायर है, इंटू में फाई कर लो, हो गया। प्लस में सेम वैसे ही चलो डेल्टा स्क्वायर फाई बाय डेल्टा जेड स्क्वायर। ये आपका क्या है, ये लैपलस ऑपरेटर है और ये लैपलस इक्वेशन है। तो डेल ऑपरेटर का जो स्क्वायर है वही आपका लैपलस ऑपरेटर है, और ऑपरेटर लैपलस ऑपरेटर के साथ कोई फंक्शन हमने अटैच किया, मतलब फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स अगर करोगे तो वही आपका क्या आ जाएगा, लैपलस इक्वेशन बन के आता है। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ये जो होता है हमेशा इक्वल टू 0 होता है, ये बात याद रहे। ये डेल्टा स्क्वायर फाई जो है ये इक्वल टू आपका 0 होना चाहिए, तब ये बोलेंगे क्या कि हमारा लैपलस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए। अब चलिए इसके बाद एक और बेसिक टर्म आता है, वो बेसिक टर्म आता है उसका नाम है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन, भाई हार्मोनिक फंक्शन है क्या ये समझा जाए पहले। देखो एनी इक्वेशन, जो भी इक्वेशन इस दुनिया में है वो सारा इक्वेशन जो लैपलस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसी को बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन। एनी इक्वेशन which satisfy एनी इक्वेशन, बेटर इससे बेटर आप लिखो फंक्शन, एनी फंक्शन, ठीक है। एनी फंक्शन which satisfy Laplace equation is called harmonic function, harmonic function. Any equation which satisfy समझे। तो यहां से देखिए एनी इक्वेशन which satisfy Laplace इक्वेशन और Laplace फंक्शन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। तो ऐसा एक फंक्शन जो लैपलस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे हार्मोनिक फंक्शन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया बात, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो आपको क्लियर हो गया। अब चलिए
एक इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस एक देखा जाए। क्वेश्चंस है आपका फाइंड ए इफ गिवन फंक्शन इज हार्मोनिक फंक्शन। चलिए इसका अच्छा फंक्शन आपका दिया हुआ है, फंक्शन है मान लीजिए आपके पास फाई इक्वल टू दिया हुआ है ax² y माइनस वाई क्यूब, देन a इक्वल टू व्हाट, यही है आपका क्वेश्चन। और फाई को बोल दिया क्या, फाई है आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। तो आप देखो आपके पास फाई इक्वल टू ax² y माइनस वाई क्यूब ये दिया हुआ है और बोल रहा है ये फंक्शन जो दिया है ना वो क्या है आपका हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक फंक्शन का मतलब क्या है, डेल्टा स्क्वायर फाई, सॉरी ये डेल्टा नहीं ऐसे डेल्टा स्क्वायर फाई ये आपका इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि ये लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब लैपलेस इक्वेशन का फॉर्मूला हमने क्या बोला, डेल्टा स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है ये लैपलेस इक्वेशन है। जो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही हार्मोनिक होता है। तो यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 करना है। अब डेल्टा स्क्वायर फाई का फॉर्मूला देखो इधर, जस्ट इधर अभी हमने लिखा है डेल्टा स्क्वायर फाई का फॉर्मूला होता है डेल्टा स्क्वायर फाई, मतलब इस फाई का दो बार डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, प्लस में इस फाई का डिफरेंशिएशन 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में करना है, अगेन इस फाई का डिफरेंशिएशन ट्वाइस करना है जेड के रिस्पेक्ट में। तो आपके पास और इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। तो चलिए ये आप काम यहां से किया जाए। पहला नंबर तो में क्या करना है, देखिए डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर करना है, डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर करना है किसका, ए एक्स स्क्वायर वाई माइनस क्या है माइनस में वाई क्यूब, अब चलिए प्लस में करते हैं डेल्टा स्क्वायर बाय डेल्टा वाई स्क्वायर करेंगे, फिर किसका ए एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 0। देखो इसका मतलब ये डेल्टा स्क्वायर में डेल्टा एक्स स्क्वायर का मतलब है इस फंक्शन का 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। तो 2 बार जब डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 2axy हो जाएगा। एक बार जब आप करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो इसका आ जाएगा, अब डो बाय डो एक्स एक बार करो इसका तो आएगा 2axy, ये आ जाएगा। ये y का 0 होता है डिफरेंशिएशन इस x के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये 0 हो गया। प्लस में आ जाओ, डेल्टा बाय डेल्टा y करना है किसका, अब y के रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे ये हो जाएगा ax स्क्वायर इंटू वाई का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 माइनस वाई क्यू का डिफरेंशिएशन आएगा 3y स्क्वायर। तो यहां तक आपको होप समझ में आया होगा और इसको इक्वल टू 0 करो। अब इसका मतलब यह है एक बार करके तो ये आ गया, अब इसका फिर x के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में करो और इस इक्वेशन का y के रिस्पेक्ट में करोगे तब क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में करोगे ये आएगा 2ay प्लस में क्या आएगा ax स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये है इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा है, ये आएगा माइनस 6y
ये प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और माइनस में 6y इक्वल टू आएगा आपको 0। तो अब क्या करना है, यहाँ पे है 2ay, अब क्या करो 2ay इक्वल टू आएगा 6y। तो a इक्वल टू क्या आएगा 6y डिवाइडेड बाय 2y, y गया 6/2 3। मतलब यहाँ से a इक्वल टू आपका वैल्यू जो निकल के आया ये 3 आया, और ये क्वेश्चन गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझे क्या किया, एक फंक्शन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देने के बाद बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है हार्मोनिक है, तो ए निकालो। हार्मोनिक होने का कंडीशन होता है डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर फाई का मतलब ये जो फाई है इसका डिफरेंशिएशन 2 बार करना है x के रिस्पेक्ट में, 2 बार करना है y के रिस्पेक्ट में, और दोनों को ऐड करना है और इक्वल टू 0 करना है। एक बार इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया ये आया, इसको y के रिस्पेक्ट में किया ये हो गया, अगेन एक बार x के रिस्पेक्ट में इसको किया, अगेन y के रिस्पेक्ट में किया, इक्वल टू 0 किया और इसको सॉल्व किया, a का वैल्यू हमारे पास आ गया। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट जिसके ऊपर भी गेट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये एक बार ये भी पूछा है कि इक्वेशन 2019-20 में दिया हुआ था, 21 में, और पूछ रहा था कि ये इक्वेशन कौन सा है, लैप्लेसियन है या हार्मोनिक है या ऐसा कुछ 3-4 ऑप्शन था, तो आपको वो देख के सेलेक्ट करना था। तो आप वो कंडीशन याद रखना, ये एक एक लाइन यहाँ से उठा के पूछा जा चुका है और ऐसा ही कंफ्यूज करने के लिए पूछते भी हैं। तो हम आगे का देखते हैं, चलिए। तो यहाँ से हमने बेसिक कंसेप्ट सभी देख लिया। अब जो है एक वही भी आई क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हो। इसका यूज हम फ्लूइड मैकेनिक्स में कर सकते हैं अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज वगैरह इससे सर्किट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल में उसमें आप यूज कर सकते हो। इवन सिविल में भी यूज होता है, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है और गेट के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए यहां से ये टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, ग्रेडियंट। आप बहुत सारे बुक में इसको देखा होगा, कुछ लंबा चौड़ा लिखा रहता है, समझ में किसी को जल्दी आता नहीं है वो लैंग्वेज है क्या, उतना बड़ा चीज है भी नहीं। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक कोई कर्व दिया हुआ है, इसे कर्व, और कर्व का इक्वेशन मान लेते हैं कि फाई ऑफ एक्स वाई जेड। एक कर्व है एक्स वाई जेड का, वो फंक्शन है। इस कर्व पे कोई 90 डिग्री में, इस पॉइंट से अगर कोई 90 डिग्री पे या इस कर्व के टेंजेंट पे 90 डिग्री से कोई लाइन जा रहा है, क्रॉस कर रहा है, मतलब इस कर्व के नॉर्मल ये 90 डिग्री पे अगर कोई लाइन क्रॉस कर रहा है, जिसका मतलब यही है आपका ग्रेडियंट। इसी को ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ फाई। इस फाई का ग्रेडियंट यही है, मतलब इसके मैक्सिमम पॉइंट से 90 डिग्री पे जो भी लाइन ऊपर गया वही है ग्रेडियंट, और ये आपका वेक्टर है। अब इसको डेफिनेशन से समझे। नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ऑफ सरफेस, नॉर्मल वेक्टर ऑफ सरफेस is known as ग्रेडियंट। नॉर्मल जो वेक्टर है मतलब 90 डिग्री पे जो वेक्टर है ऑफ सरफेस, ये सरफेस, इसी को सरफेस बोलते हैं। इस सरफेस के ऊपर जो 90 डिग्री पे लाइन है इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी बी एनी स्केलर सरफेस, एनी स्केलर सरफेस, then scalar surface
देन ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डेल्टा फाई। लेट फाई इज एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। ये फंक्शन कोई है, इसका कर्व का इक्वेशन एफ एक्स वाई इक्वल टू है सी। तो सी बी एनी स्केलर सरफेस, ये आपका स्केलर सरफेस है। देन ग्रेडियंट फाई इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा फाई। इसका मतलब ये है आई डो फाई बाई डो एक्स प्लस जे डो फाई बाई डो वाई प्लस के डो फाई बाई डो जेड। और देखो ये कर्व आपका स्केलर क्वांटिटी है और ये जो ऊपर में वेक्टर है 90 डिग्री पे वो वेक्टर है। इस कारण से आपका ये जो बन के आया ग्रेडियंट फाई जो है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब चलिए, मतलब स्केलर कोई कर्व है और उसके ऊपर हमने डाल दिया एक वेक्टर, उस कारण से आपका जो है ये वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया। तो हम इसके ऊपर और भी है पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसके पॉइंट के ऊपर सीधे क्वेश्चन बनते हैं गेट में। चलिए नोट कर, वेरी इंपॉर्टेंट नोट एक है, नोट ये लिखिए। डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई इक्वल टू होता है डायरेक्शन ऑफ एन वेक्टर। एन मतलब नॉर्मल वेक्टर है, ये हमने एन वेक्टर लिख दिया। मतलब डायरेक्शन ऑफ ये ग्रेडियंट जो होता है फाई का, उसका जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्मल वेक्टर का ही डायरेक्शन होता है। मतलब जो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन है वही ग्रेडियंट ऑफ फाई का डायरेक्शन होगा। समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? अब चलिए अगला पॉइंट। द एंगल बिटवीन टू सरफेस is nothing but angle between normal vector। angle between the angle between two surface is nothing but angle between three normal vector। मतलब एंगल दो सरफेस के बीच का एंगल जो होगा वो एंगल बिटवीन तीन नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। इस पॉइंट को हम क्वेश्चन में देखेंगे और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो अब चलिए यहां तक आपको ये बेसिक था, समझ में आ गया। तो अब यहां से cos थीटा का वैल्यू देखा जाए। cos थीटा का जो वैल्यू होगा, एक मिनट, यहां से आपका cos थीटा जो है वो हो जाएगा n1 n2 mod n1 इंटू mod n2। n1 n2 मतलब नॉर्मल वेक्टर है, ये याद रहे। n1 मतलब ऐसा समझ लो, ये n1 n2 क्या है यहां पे लिख देता हूं मैं। आपका n1 जो है ग्रेडियंट फाई 1 है और n2 जो है ये आपका ग्रेडियंट फाई 2 है। समझ में आया? अब और एक पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स है, इसके ऊपर हम सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे पॉइंट के ऊपर।
तो रेट ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज एट पी इक्वल टू ग्रेडियंट फाई एट पी। इसका मतलब ये हुआ आपको कि रेट जो है ये मैक्सिमम ग्रेडियंट, मतलब इस कर्व के ऊपर जो ग्रेडियंट का मैक्सिमम वैल्यू जो है कहाँ पे है, जहां पे ये वेक्टर 90 डिग्री पे है। ये जो वेक्टर आपका है, ये जो पॉइंट है इस पे, इस कर्व पे इस ग्रेडियंट का मैक्सिमम वैल्यू है, ये पॉइंट का नाम P है। इस पॉइंट पे ही इसका रेट ऑफ चेंज सबसे हाईएस्ट होगा। तो यहां तक ये रेट ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज एट P इक्वल टू ग्रेडियंट फाई एट P। अब एक और पॉइंट, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A in direction of V, in direction V, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A in डायरेक्शन B। एक चीज, चलो इस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A in डायरेक्शन B, अब इसके लिए हम एक डायग्राम पहले बना लेते हैं। जैसे देखो, ये आपका हो गया वेक्टर B, ये आपका हो गया वेक्टर B, और इधर मान लो ये है आपका वेक्टर A, ये है आपका वेक्टर A, और इस वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड A है और इसका B है, समझ गए। और ये यहाँ से ओरिजिन है। अब इसका कंपोनेंट हम देखते हैं, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन डायरेक्शन ऑफ V। ए कंपोनेंट, ये B डायरेक्शन, इसका जो कंपोनेंट होता है वो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन डायरेक्शन ऑफ B इक्वल टू, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम डाल देता हूं M, डायरेक्शन B इक्वल टू OM, ये O से M हो जाएगा, डायरेक्शन OM। और ये OM इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये OM इक्वल टू आपका हो जाएगा OA cos थीटा, ये हो जाएगा आपका OA cos थीटा, OA cos थीटा। अब देखिए, ये OA का मतलब क्या है, OA आपका जो है ये हो जाएगा मॉड A। ये जो OA है, OA ये तो मॉड A हो जाएगा ना, A का मॉड, OA हो जाएगा A का मॉड। और cos थीटा का फॉर्मूला आप लोग ऐसा जानते आ रहे हो, cos थीटा का फॉर्मूला होता है A डॉट B डिवाइडेड बाय मॉड A इंटू मॉड B, यही होता है cos थीटा का फॉर्मूला। ये हो गया आपका क्या, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ A इन डायरेक्शन ऑफ B। ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट B डायरेक्शन में कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हो गया, ये आप याद रखना। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 से 4 बार आ चुका है। इस टॉपिक को या इस फॉर्मूले को कभी भी गलती से ना भूलें। अब यहां तक हमने देख लिया, एक टर्म है और इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है, इसके ऊपर का जो काम है वो हम देखेंगे कल के क्लास में। आज हम इतना पे इस टॉपिक को एंड करते हैं, बाकी हम फिर कल कंटिन्यू करेंगे।